अध्याय 13 अध्याय 2133 सब कुछ गलत हो गया भाग 3। मेंग कोमचान को जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो समझ गया था कि हर किसी के अपने रहस्य होते हैं और अगर युनचे चुप रहना चाहेगा तो वह आगे दबाव नहीं डालेगा। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि युनचे ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे जवाब दिया। जियानेक्सी के समान या शायद थोड़ा अधिक, युनचे ने संक्षिप्त रूप से उत्तर दिया। उसकी आवाज़ शांत और स्थिर थी। हालांकि मेंग कोमचन पर उन शब्दों का प्रभाव बिल्कुल भी शांत नहीं था। एक दिव्य गुरु के पास दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के साधक के बराबर शक्ति थी, जिसकी मेंग कोमचन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह अनसुना था, एक ऐसी घटना जो तर्क और समझ को चुनौती देती थी। उसका दिल कांप उठा जब इस एहसास ने उसे वज्रपात की तरह झकझोर दिया। युआन तुम, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके विचार घूम रहे थे। ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी, ये क्षमता का एक राक्षसी स्तर था जो रसातल के इतिहास को फिर से लिख सकता था। नहीं, ये पहले ही हो चुका है। उसके पास ये बताने के लिए शब्द भी नहीं थे कि उसका बेटा क्या दर्शाता है। नहीं, युनचे सिर्फ एक विलक्षण प्रतिभा नहीं था, वह एक जीवित, सांस लेने वाला भावी सच्चा ईश्वर था, भले ही उसके पास ईश्वर स्रोत की विरासत न हो। युनचे की आत्मा की गहराई में एक धीमी आवाज चिंता से गूंज उठी। क्या तुम्हें यकीन है कि यह बताना ठीक है? ली सू की चिंता कनेक्शन के माध्यम से जारी रही। सब ठीक है, युनचे ने उसे मन ही मन आश्वस्त किया। उसका स्वर दृढ़ था, उसका आत्मविश्वास अटल था। वह जानता था कि एबिसल सम्राट मोसू ने अपनी विरासत के संकेत पहले ही जुटा लिए होंगे। भले ही वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे जो उसके दायरे से परे हो, लेकिन इससे अनावश्यक संदेह पैदा नहीं होगा। आखिरकार ड्रीमवीवर किंगडम के दिव्य पुत्र मेंग जियानेयुआन के पास असाधारण होने का हर कारण था। लेकिन बेशक युनचे ने एक सच्चाई को अपने भीतर कसकर बंद रखा, ये तथ्य कि वह दूसरी दुनिया से आया था। ये रहस्य हर चीज का मूल था, और यह वह रहस्य था जिसे वह कब्र में ले जाएगा। देवताओं और शैतानों के बीच महायुद्ध से पहले मोसू को रसातल में डाल दिया गया था, इसलिए प्राचीन दुनिया के बारे में उसका ज्यादातर ज्ञान दूसरे हाथ का होगा, जो उसके बाद रसातल में भेजे गए लोगों से प्राप्त हुआ होगा। मोसू के पास सृष्टि देवताओं या शैतान सम्राटों के भाग्य के बारे में सटीक जानकारी नहीं होगी, न ही उसे विधर्मी भगवान की विरासत के जटिल विवरणों के बारे में पता होगा। जब तक युनचे ने मेंग कोमचान के बेटे के रूप में अपनी पहचान बनाए रखी, तब तक किसी के लिए ये संदेह करने का कोई कारण नहीं था कि वह इस दुनिया का मूल निवासी नहीं है। मेंग कोमचान अभी भी युनचे के रहस्योद्घाटन को समझ रहा था। एक तनावपूर्ण हंसी में फूट पड़ा। युआन, तुम सच में मेरी कल्पना से परे हो, उसने कहा। उसकी आवाज गर्व और अविश्वास से भरी हुई थी। युनचे, जो मेंग कोमचन के साथ चुपचाप बातचीत कर रहा था और शांति के दुर्लभ पल का आनंद ले रहा था, जब अचानक एक जरूरी आवाज सुनाई दी, वह तुरंत सीधा हो गया। ये तेज और आदेशात्मक था, जिसमें एक ऐसा आग्रह था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था। युचे, जल्दी बाहर आओ। आवाज स्पष्ट थी, ये हुआ किंगियम की थी। युआन, जल्दी जाओ। अगर किंगियम तुम्हें इस तरह बुला रही है तो यह महत्वपूर्ण होगा। मेंग कोमचन ने आग्रह किया। उसका चेहरा एक पल में खुशी से चिंता में बदल गया। बिना किसी हिचकिचाहट के युनचे ने सिर हिलाया और तुरंत हरकत में आ गया। उसकी आकृति गहरी ऊर्जा की चमक में गायब हो गई। जैसे ही कॉल के स्रोत की ओर बढ़ा, उसके दिमाग में संभावनाओं की बाढ़ आ गई। युनचे और मेंग कोमचन अपने घर से बाहर निकले। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन वे गंभीर थे। उनके सामने हुआ फूचेन और हुआ किंगियम खड़े थे। उनके दोनों ओर स्वर्ग तोड़ने वाले साम्राज्य के कई बुजुर्ग खड़े थे। हुआ किंगियम की बाहों में हुआ कैली लेटी थी, उसका कमजोर शरीर खून से लथपथ था। हुआ फूचेन और हुआ किंगियम दोनों से एक जानलेवा आभा निकल रही थी, जो उनके आसपास की हवा को एक अदृश्य तूफान की तरह घुटन दे रही थी। फिर भी जैसे कि उनका लक्ष्य गायब हो गया हो, उनकी हत्या की मंशा की तीव्रता धीरे धीरे कम हो गई, हालांकि हवा में ठंडक बनी रही। हुआ किंगियम की बाहें थोड़ी कांप रही थी जब उसने घायल हुआ कैली को पकड़ रखा था। अपनी दुर्जय साधना के बावजूद, पूरे रसातल में सबसे अधिक भयभीत और सम्मानित तलवार विशेषज्ञों में से एक होने के बावजूद, वह अपनी मुट्ठी में लड़की के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। वे युद्ध में अद्वितीय हो सकते हैं, तलवार की कला में अद्वितीय हो सकते हैं, लेकिन जब उपचार की बात आती है तो वे युनचे से बहुत ही कमतर थे। चाहे उनमें कितनी भी ताकत क्यों न हो, चाहे उनके दिल क्रोध से कितने भी जल रहे हों, ये केवल वही था जिसके पास हुआ कैली को कगार से वापस खींचने की शक्ति थी। उसका शरीर चोटों से भरा हुआ था और उसकी कभी जीवंत आभा एक बुझती हुई लौ की तरह टिमटिमा रही थी।
अगर उसे सहारा देने वाली दैवीय शक्ति और शक्तिशाली औषधीय गोलियों के प्रभाव के कारण वह पहले ही दम तोड़ चुकी होती। ये दृश्य भयावह था और उपस्थित सभी लोगों की आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था, जिसमें स्वयं दिव्य रीजेंट भी शामिल था, मानो कोई तूफान आने वाला हो। योजक चिन्ह। आखिर हुआ क्या? हुआ कैली की बुरी हालत देखकर युनचे को सीने में दर्द महसूस हुआ। फॉक्सी में लगी उसकी पिछली चोटों की यादें उसके दिमाग में कौंध गईं, लेकिन यह उससे भी ज्यादा बुरी थी। उसके शरीर पर गहरे घाव और उसके चेहरे पर बेजान पीलापन देखकर उसके अंदर एक कंपन दौड़ गई। बिना कुछ बोले युनचे की आभा चमकीली प्रकाश गहन ऊर्जा से भर गई, जो दीप्तिमान और अभिभूत करने वाली थी। वह एक कदम आगे बढ़ा और हुआ किंगियम की कांपती हुई बाहों से हुआ कैली को इतनी कोमलता से लिया कि उसके चारों ओर बह रही शक्ति के साथ उसका विरोधाभास हो गया। उसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी ऊर्जा ने उसे घेर लिया, उसकी आभा स्थिर होने लगी और धीरे धीरे ठीक होने लगी। सुधार दिखाई दे रहा था, लेकिन युनचे के चेहरे पर तनाव कम नहीं हुआ। क्या हुआ? युनचे ने पूछा, उसकी आवाज तत्परता से कांप रही थी। ये वही शापित दागदार ड्रैगन था। हुआ फूचेन और हुआ किंगियम ने एक साथ उत्तर दिया। उनका गुस्सा हर शब्द में साफ झलक रहा था। हुआ कैली को नुकसान पहुंचाने वाले का नाम लेते ही उनकी जानलेवा आभा एक बार फिर भड़क उठी, हिंसक और दम्भोटू, जैसे तलवारों का तूफान अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए तैयार हो। अपनी बेटी का नाम सुनते ही युनचे का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में एक भावना चमक उठी, जिसे दूसरों ने लॉन्गशी पर बढ़ते क्रोध के रूप में समझा। फिर भी अंदर ही अंदर उसकी उथल पुथल कहीं ज्यादा जटिल थी। अपने कामों को रोके बिना युनचे ने अपनी प्रकाश गहन ऊर्जा को हुआ कैली में प्रवाहित करना जारी रखा। हुआ कैली हुआ फूचेन की प्यारी बेटी और हुआ किंगियम की लाडली भतीजी थी। एक सच्चा भगवान था जो शक्ति के शिखर पर खड़ा था, जबकि दूसरा सच्चे देवताओं के दायरे से नीचे सबसे मजबूत विशेषज्ञ था। उनकी स्थिति ही रसातल को हिला देने के लिए पर्याप्त थी, और उनका क्रोध ऐसा कुछ नहीं था जिसे कोई भी भड़का सके। युनचे का दिल उस समय कांप उठा जब उसने सुना कि वे उसकी बेटी का नाम ले रहे हैं। उसके भीतर भावनाओं का तूफान उमड़ पड़ा, भय, क्रोध और बेचैनी की एक जबरदस्त भावना। उसकी सांसें रुक गईं और उसका शरीर अकड़ गया, मानो वह सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो रहा हो। कांपती आवाज में उसने आखिरकार पूछा, क्या तुमने उस दागदार चेहरे वाली ड्रैगन लड़की को मार डाला? उद्धरण चिन्ह। हुआ फूचेन और हुआ किंगियम के एक स्वर में जवाब देने से पहले हवा में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सके। उद्धरण चिन्ह। उनकी आवाजें उबलती हुई नफरत से भरी थीं, उनका गुस्सा बमुश्किल काबू में था। लॉन्गशी की अभी भी सांसें चल रही हैं, ये सोचकर ही उनका खून खौल उठा। यह उच्च पुजारी थे, हुआ किंगियम ने अपनी जबान कसते हुए कहा। वे मैच देख रहे थे और उन्होंने हस्तक्षेप किया। युन चे ने अनजाने में ही एक धीमी सांस छोड़ी और अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। हालांकि उसकी भावनाएं उथल पुथल में थीं, लेकिन ये जानते हुए कि लॉन्गशी अभी भी जीवित है, इसका मतलब था कि चीजें सबसे बुरे संभावित परिणाम तक नहीं पहुंची थीं। समय के साथ प्रकाश गहन ऊर्जा के बारे में उसकी समझ में काफी वृद्धि हुई थी। अगर वह चाहे तो कुछ ही घंटों में उसके गंभीर घावों को ठीक कर सकता है। फिर भी इस बार उसने जानबूझकर प्रक्रिया को धीमा कर दिया, ताकि वह अपने सामने आने वाली व्याख्या पर ध्यान केंद्रित कर सके। प्रत्येक शब्द उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था, क्योंकि वह उन घटनाओं को एक साथ जोड़ रहा था जिसके कारण हुआ कैली की हालत हुई। सब कुछ ठीक चल रहा था, हुआ फूचेन ने निराशा से भरी आवाज में कहा। कैली ने अपनी स्थिति संभाली हुई थी। भले ही लॉन्गशी का पलड़ा भारी था, लेकिन उनकी ताकत में अंतर बहुत बड़ा नहीं था। यह एक अच्छी लड़ाई थी, लेकिन फिर हुआ किंगियम ने बीच में टोकते हुए अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। जैसे ही वे आसमान में चढ़े, कुछ बदल गया, सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो गया। उस लॉन्गशी ने दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर की शक्ति के साथ विस्फोट किया। एक पल में उसने कैली को उसकी साधना से कहीं ज्यादा शक्ति से मारा। हुआ फूचेन ने बताया, उसकी आवाज में निराशा और अविश्वास था। मैं वहां था, किंगियम वहां थी, दूसरे लोग वहां थे। हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि लड़ाई इतनी अचानक इतनी बड़ी मोड़ ले लेगी। ऐसा लगा जैसे लॉन्गशी ने अपने दिमाग पर नियंत्रण खो दिया हो। स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य की देवी हुआ कैली, पूरे रसातल की देवी, अपनी अद्वितीय प्रतिभा के लिए पूजनीय थी। तलवारबाजी में उनकी महारत बेजोड़ थी, यहाँ तक कि पौराणिक तलवार परी हुआ किंगियम से भी आगे। उनकी चाची, जिन्हें नंबर 1 तलवार विशेषज्ञ के रूप में सम्मानित किया गया था,
ने कैली की श्रेष्ठ प्रतिभा को खुले तौर पर स्वीकार किया था। लेकिन कोई कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, जब उसका सामना ऐसे प्रतिद्वंद्वी से होता है जिसकी ताकत उससे कम होती है, तो हार अपरिहार्य हो जाती है। तनावपूर्ण माहौल में एक धीमी आवाज ने सबको चौंका दिया। भाई यून, ये हुआ कैली थी। यूनचे की प्रकाश गहन ऊर्जा की सुखदायक शक्ति के तहत उसे होश आ गया था। उसकी कमजोर लेकिन दृढ़ आवाज ने यूनचे के दिल में एक दर्द जगा दिया। कुछ मत बोलो, यूनचे ने धीरे से कहा, उसकी नज़र उसके नाजुक चेहरे पर टिकी हुई थी। बस ठीक होने पर ध्यान दो। उसकी ऊर्जा लगातार उसके अंदर प्रवाहित होती रही, उसे एक गर्म, उज्ज्वल कोकून में लपेटती रही। उसकी सांसें सामान्य हो गईं और उसका तनावपूर्ण शरीर शिथिल हो गया। जल्द ही वह गहरी, शांतिपूर्ण नींद में वापस चली गई। उसके पहले के शब्द मौन में फीके पड़ गए। वह जो प्रश्न पूछना चाहती थी, वह जो शब्द बोलना चाहती, वे सभी उसकी नींद की शांत स्थिरता में विलीन हो गए। योजक चिन्ह। उस दिन बाद में मैचों के परिणाम घोषित किए गए। विभिन्न राज्यों में कई जीत और हार हुई। अप्रत्याशित परिणामों में पान बुवांग और पान बेंजुओ दोनों ने भविष्यवाणियों को धता बताते हुए जीत हासिल की। चंद्रमा और तारा दिव्य रीजेंट की अभिव्यक्ति उदास थी, उनके दोनों दिव्य पुत्र वास्तव में हार गए थे। फिर भी जीत और हार के बीच पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले को सबसे अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। 10 में से 8 मैच हार गए। उनके समूह में एकमात्र विजेता लॉन्ग शी और लॉन्ग वांगचू थे, लेकिन उनकी जीत भी उनके कबीले का उत्साह बढ़ाने में विफल रही। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के भीतर का माहौल तनाव से भरा था, उल्लास से दूर। लॉन्ग शी, क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया है? एक उग्र दहाड़ उठी, जिसने तनावपूर्ण सन्नाटे को तोड़ दिया। ये लॉन्ग वांगचू था, उसका गुस्सा साफ झलक रहा था जब वह उससे भिड़ा। तुम ऐसा क्यों करोगे? वह फिर चिल्लाया। अपनी लड़ाई के बाद से ही लॉन्गशी को लगातार डांटा जा रहा था, हर तरफ से डांटा जा रहा था। उसकी हरकतों देवी कैली को गंभीर रूप से घायल करना के भयंकर परिणाम हुए। इससे पैदा हुई दुश्मनी निश्चित रूप से पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले की प्रतिष्ठा को धूमिल करने वाली थी। दूसरे राज्य पहले से ही संदिग्ध नजरों से देख रहे थे, उनकी नाराजगी स्पष्ट थी। स्वर्ग तोड़ने वाले दिव्य साम्राज्य के लिए उन्होंने शायद खुद को दुश्मन घोषित कर दिया है। लॉन्ग शी, आओ। ड्रैगन लॉर्ड की अचानक शांत लेकिन आज्ञाकारी आवाज ने अराजकता को शांत कर दिया। लॉन्ग शी ने उसे संबोधित करते हुए कठोर रुख अपनाया। उसके जवाब का इंतजार किए बिना उसने मुड़कर उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। उसने चुपचाप आज्ञा का पालन किया। उसका सिर झुका हुआ था जब वे उसके कक्ष में प्रवेश कर रहे थे। अंदर जाने के बाद ड्रैगन लॉर्ड ने शक्तिशाली अवरोधों की परतों के साथ जगह को सील कर दिया, जिससे पूर्ण गोपनीयता सुनिश्चित हुई। हवा उसके अधिकार से भारी हो गई क्योंकि उसने उसे ठंडी, मापी हुई निगाह से देखा। लॉन्ग शी, उसने धीमी और स्थिर आवाज में कहा, मैं वर्षों से तुम्हारे साथ धैर्य से काम ले रहा हूँ। मैंने तुम्हारे अपराधों को बार बार माफ किया है, लेकिन तुम मेरी दयालुता को अस्वीकार करना जारी रखते हो, हर मोड़ पर मेरी सीमाओं का परीक्षण करते हो। उसके शब्द तीखे थे, हर शब्द के साथ और भी गहरे करते जा रहे थे। पहली बार उसकी आंखों की गर्माहट गायब हो गई थी। उसकी जगह कुछ और कठोर चीज ने ले ली थी, निराशा और दृढ़ संकल्प। इसके लिए केवल आप स्वयं ही दोषी हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि दर्शकों को प्रतियोगियों के बीच मुकाबलों के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों को प्रकट करने से मना किया गया था, फिर भी उन्हें ये बताने की अनुमति थी कि इसके अलावा क्या हुआ। चर्चाएं उत्साह से भरी हुई थीं क्योंकि कई रोमांचक विवरण सामने आए, लेकिन 2 घटनाएं हर बातचीत पर हावी रहीं। हुआ कैली को लगी गंभीर चोटें और दिव्यपुत्र दियान जियोजी और दिव्यपुत्री शेन वहुई के बीच चौंकाने वाली लड़ाई। उनके मैच के परिणाम ने भीड़ में हलचल मचा दी, क्योंकि विजेता पूरी तरह से अप्रत्याशित था, वह शेन वहुई था। फिर भी उसकी जीत का श्रेय उसकी ताकत को नहीं बल्कि उसकी सुंदरता को दिया गया। युद्ध के दौरान दोनों सेनानियों ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया, कुछ भी नहीं रोका। शेन वहुई ने अपनी अपार प्रतिभा के बावजूद दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 6ठे स्तर पर अपनी साधना के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उसने अपने पास मौजूद हर तुरुप का पत्ता इस्तेमाल किया, हर चाल चकाचौंध और सटीक थी, लेकिन आखिरकार वह दियान जियोजी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकी। उसकी महान क्रोध की दिव्य शिरा युद्ध के बीच में और जागृत हुई, जिससे उसकी शक्ति भयावह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। जैसे जैसे द्वंद्व अपने चरम पर पहुंचा, शेन वहुई हार की कगार पर पहुंच गई। उसकी सहन शक्ति कम हो गई,
और डियान ज्यूजी के अथक हमले के कारण उसकी सुरक्षा लड़खड़ा गई। दर्शकों ने अपरिहार्य निष्कर्ष के लिए तैयारी कर ली, लेकिन फिर भाग्य के एक क्षण ने सब कुछ बदल दिया। उनके संघर्ष की अराजकता में उसका नाजुक घूंघट उसके चेहरे से खिसक गया, जिससे एक ऐसी गहन सुंदरता सामने आई जो नश्वर समझ से परे लग रही थी। बिखरे हुए बालों से घिरा उसका अलौकिक चेहरा एक दिव्य कृति की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें सबसे साफ तारों की रोशनी की तरह चमक रही थीं, और उसकी उपस्थिति एक अलौकिक आकर्षण बिखेर रही थी जो किसी की भी सांसें चुराने की शक्ति रखती थी। युद्ध और क्रोध की पीड़ा में डूबा हुआ डियान ज्यूजी स्तब्ध रह गया। उसके हमले बीच में ही रुक गए, उसका दृढ़ निश्चय एक पल में ही खत्म हो गया। वह वहीं खड़ा रहा, स्तब्ध, उसका दिमाग उसके सामने के दृश्य को समझने में असमर्थ था। शेन वुई ने मौके का फायदा उठाते हुए आखिरी पलटवार किया। उसके तेज और सटीक हमले ने डियान ज्यूजी को मंच से नीचे गिरा दिया। उसकी क्षणिक चूक ने उसे मैच में हार का सामना करना पड़ा। भीड़ में हड़कंप मच गया, क्योंकि दिव्य पुत्र, एक योद्धा जो अपने अधिक ध्यान के लिए जाना जाता है, को ताकत से नहीं बल्कि विस्मय के क्षण से पराजित किया गया था। जजों के पास शेन वुई को विजेता घोषित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी और दर्शक इस बात पर बहस करने लगे कि क्या उनकी जीत किस्मत, रणनीति या ईश्वरीय हस्तक्षेप थी। इस बीच शांत और संयमित शेन वुई ने एक बार फिर अपना घूंघट ठीक किया, अपनी अलौकिक सुंदरता को ऐसे छिपाया जैसे कि वह कभी प्रकट ही न हुई हो। डियान ज्यूजी के लिए यह हार किसी भी तलवार से कहीं अधिक गहरा घाव होगा, एक स्मृति जो उसकी आत्मा में अंकित हो जाएगी, न केवल उसकी हार की बल्कि उस चेहरे की भी जिसने उसे जन्म दिया था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों की नींद छीन ली थी। ये लड़ाई इतनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि इसकी गूंज हर किसी के दिल में बनी रही। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसने सभी महिलाओं को हीन भावना से ग्रस्त कर दिया था, क्योंकि शेन वुई के सामने सबसे प्रतिष्ठित सुंदरियां भी मात्र नश्वर लगती थीं। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने इस निर्विवाद सत्य को उजागर कर दिया। शेन वुई न केवल एक अद्वितीय प्रतिभा थी, बल्कि उसकी प्रतिभा सभी अपेक्षाओं से कहीं अधिक थी। उसकी चमक देवी कैली की चमक को भी ग्रहण कर रही थी। इस दिन से दुनिया की नज़र में केवल एक ही सच्ची देवी थी, शेन वुई। कई दिन बीत गए थे। असीम दिव्य साम्राज्य के अंदर, एक समृद्ध किंतु दम्भोटू कक्ष के भीतर, एक अकेला व्यक्ति इधर उधर घूम रहा था। चाल अनिश्चित थी, उसकी सांसें जुनून से भारी थीं। मैं उसे चाहता हूँ, मैं उसे चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसकी डियान ज्यूजी का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, उसके हाथ मुट्ठियों में भींच गए, जैसे उसके भीतर एक बेकाबू आग जल रही हो। उसकी हार में कोई शर्म नहीं थी, कोई अपमान नहीं, कोई पछतावा नहीं। उसकी हार का कोई मतलब नहीं था उस पीड़ा की तुलना में जो अब उसे खा रही थी। उसका शरीर, उसका मन, उसकी आत्मा एक ही याद से जकड़ी हुई थी, उसकी शेन वुई, वह सुंदरता, वह प्रतिभा, एक ऐसी महिला जो नश्वर की पहुंच से परे है, यहाँ तक कि पूज्य देवी कैली की भी पहुंच से परे नहीं, हर संभव मापदंड में उससे कहीं आगे। उसने अपने जीवन में बहुत सी सुंदरियां देखी थीं, दिव्य साम्राज्यों के महानतम चमत्कारों में से एक था, फिर भी किसी ने उसके भीतर ऐसा पागलपन नहीं जगाया था। लेकिन वह अलग थी, वह परिपूर्ण थी, और जिस क्षण वह उसके जाल में फंस गया था, जिस क्षण उसके खुले चेहरे की चमक से उसकी इंद्रियां सुस्त पड़ गईं, उसने जान लिया था उसे पाना ही होगा। फिर मानो उसके जुनून पर मुहर लगाने के लिए उसके पिता ने युद्ध के दौरान एक और भी बड़ी सच्चाई का खुलासा किया था। शेन वुई के पास न केवल ऐसी सुंदरता थी जो स्वर्ग को भी हिला सकती थी और ऐसी प्रतिभा थी जो दैवीय शक्तियों को चुनौती देती थी, बल्कि उसके शरीर में दो सर्वोच्च संरचनाएं निवास करती थीं, नौगहन उत्कृष्ट शरीर और बर्फ से ढके हुए कांच का हृदय। एक आदर्श दोहरी साधना साथी। उसके जैसी स्त्री का भाग्य केवल सर्वोच्च पुरुष से ही संबंधित होना था, और उसके अलावा और कौन ऐसी पूर्णता का पात्र हो सकता है। वह उसकी होनी चाहिए, और केवल उसकी। उस समय डियान ज्यूजी का कांपना तेज हो गया, क्योंकि उसके कक्ष का दरवाजा खुला और एक लंबा, प्रभावशाली व्यक्ति सामने आया। उसका पिता डियान राहु। लॉर्ड एबिसल मोनार्क ने आपके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है, डियान राहु ने कहा। उनकी गहरी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें अधिकार की झलक थी। हालांकि शब्द सरल थे, लेकिन डियान ज्यूजी के लिए वे सबसे दिव्य धुन की तरह थे। उसके होंठ विजयी मुस्कान में मुड़ गए, और उसका शरीर उत्साह से भर गया। लेकिन डियान राहु ने कहा, उसकी आवाज तीखी थी, जिसने तुरंत ज्यूजी के उत्साह को रोक दिया। युवा व्यक्ति स्तब्ध रह गया, एक क्षण के लिए उसका हाव भाव लड़खड़ा गया।
जैसा कि तुमने उम्मीद की होगी, सम्राट ने एक शर्त रखी है। मैंने वह सब कुछ बता दिया है जो तुमने मुझसे पूछा था। डायन, राहु की नज़र उसके बेटे पर पड़ी। भले ही प्रकाशहीन दिव्य रीजेंट सहमत हो गया हो, फिर भी तुम्हें अपनी अगली लड़ाई में शेन वुई के खिलाफ जीतना होगा। उसे निर्णायक रूप से हराकर ही तुम खुद को उसके योग्य साबित कर पाओगे। एक पल के लिए हवा में सन्नाटा छा गया। फिर डियान जियोजी ने अपना सिर पीछे फेंका और पागलों की तरह हंसने लगा। हा 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 हा। उसकी आवाज पूरे कमरे में पागल जानवर की दहाड़ की तरह गूंज उठी। उसकी हंसी में एक अटूट आत्मविश्वास था, एक निश्चितता कि उसने पहले ही जीत का दावा कर लिया था। उसके दिमाग में शेन वुई उसके जितना ही अच्छा था। उसके पिता डियान राहु कुछ देर और वहीं खड़े रहे। उनके चेहरे पर भाव स्पष्ट नहीं थे क्योंकि वे अपने बेटे को जुनून की ओर बढ़ते देख रहे थे। अपने सिर को हल्का सा हिलाते हुए वे मुड़े और कमरे से बाहर चले गए और जियोजी को अपने विकृत भ्रमों में मग्न रहने दिया। अब अकेले में डियान जियोजी की आंखें पागलपन से चमक उठी और वह खुद से ही बुदबुदाने लगा। क्या तुम ये देख रहे हो, मेंग जियाने युवान? क्या तुम ये देख रहे हो, तुम कुतिया क्याली? उसकी आवाज में जहर भर गया और वह व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, मुझे जल्द ही एक ऐसी महिला मिलेगी जो हर तरह से तुमसे कहीं बेहतर होगी। शेन वुई मेरी होगी। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आहा। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कमरा उसकी हंसी के जोर से कांप रहा था, जो विजय, द्वेष और अदम्य जुनून से भरी हुई थी। जल्द ही एक विस्फोटक खबर ने पूरे पवित्र भूमि को हिलाकर रख दिया। डियान जियोजी को अनंत रात्रि दिव्य साम्राज्य की नव प्रशंसित देवी शेन वुई से सगाई करनी थी, बशर्ते वह उसके खिलाफ एक और लड़ाई जीत ले। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई, जिसकी पुष्टि अनेक स्रोतों से हुई तथा स्वयं अभिसार सम्राट के आधिकारिक आदेश से भी इसकी पुष्टि हुई। ये घोषणा ही दिव्य साम्राज्यों में सदमे और कोलाहल की लहरें भेजने के लिए पर्याप्त थी, लेकिन वास्तव में अराजकता को भड़काने वाली बात यह थी कि प्रकाशहीन दिव्य शासक ने इस व्यवस्था पर सहमति व्यक्त की थी। एक महिला जो पुरुषों को इस हद तक तुच्छ समझती थी कि उन्हें गुलामों से भी कमतर समझती थी, उसने अपनी दिव्य बेटी को सौदेबाजी के लिए दांव पर लगा दिया। आखिर ऐसा क्या कारण था कि वह इसके लिए राजी हो गई? इस बीच ये खबर अनिवार्य रूप से युनचे के कानों तक पहुंच गई। क्या? अविश्वास से कांपते हुए उसके होठों से एक शब्द निकला। उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथ में रखी रिपोर्ट उखड़ने लगी और उसका दिमाग दौड़ने लगा। उसकी आंखें कांप उठी, उसकी दृष्टि क्रोध और भय के मिश्रण से भर गई। उसका मुंह खुला, लेकिन आगे कोई शब्द नहीं निकला। वह वहीं जम गया। उसके चेहरे पर सदमे और तबाही का मिश्रण था। सब कुछ गलत हो गया था। परिस्थिति का बोझ उस पर एक दमघोंटू ताकत की तरह हावी था। उसका दिमाग घटनाओं के मोड़ को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। युनचे ने अपनी मुठियां इतनी कस ली कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। ऐसा नहीं हो सकता, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके अंदर उमड़ रही भावनाओं की उथल पुथल से वह कांप रहा था। अध्याय 14 अध्याय 2134 बेकाबू क्रोध। एक साधारण गहन अभ्यासी के लिए एक महीना एक क्षणभंगुर क्षण था। फिर भी युनचे के लिए यह अनंतकाल की तरह लगा, समय का एक पीड़ादायक विस्तार जहां उसके दिल के भीतर का तूफान कभी नहीं थमा। चाहे उसने इसे दबाने की कितनी भी कोशिश की, क्रोध, हताशा और लाचारी उसके भीतर एक तूफान की तरह उमड़ रही थी, जो थमने से इनकार कर रहा था। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले ने संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हुए लॉन्ग शी और हुआ कैली के बीच जो कुछ हुआ था, उसके लिए माफी के तौर पर अपनी सबसे कीमती दवाइयां भेजी थीं। हालांकि हुआ फूचेन और हुआ किंगियम के लिए ऐसे इशारों का कोई मतलब नहीं था। उनका क्रोध अडिग रहा, उनकी हत्या की मंशा अटल रही। कोई भी उपहार उनकी प्यारी कैली को टूटते और लहूलुहान होते देखने के दर्द को मिटा नहीं सकता था। फिर भी डियान जियोजी और शेन वुई की खबरों की तुलना में ये भी फीका पड़ गया। इसने युनचे पर एक निर्दयी हथौड़े की तरह प्रहार किया। प्रत्येक रहस्योद्घाटन गहरा चुभता गया, जैसे ब्लेड लगातार उसके दिल में चुभ रहे हों। उसकी योजनाएं, हर चीज जिस पर उसने ध्यान से सोचा था, हर चीज जिसके लिए उसने तैयारी की थी, हर कदम जो उसने तय किया था, ये सब कुछ टूटकर बिखर गया। प्रचंड तूफान में फंसे नाजुक कागज की तरह उनके प्रयास बिखर गए, फट गए और अर्थहीन हो गए। उसकी पकड़ मजबूत हो गई, उसकी सांसें उखड़ने लगीं। जैसे जैसे रिकवरी का महीना खत्म होने के करीब आ रहा था, टूर्नामेंट के फिर से शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे।
शुद्ध भूमि बैठक का मेजबान होने के बावजूद शुद्ध भूमि ने स्वयं प्रतिभागियों को कोई अतिरिक्त संसाधन प्रदान नहीं किया। पुनर्प्राप्ति, उपचार और तैयारी का भार पूरी तरह से प्रत्येक दिव्य साम्राज्य और उनके स्वयं के भंडार पर पड़ा। अंत में ये प्रतियोगिता केवल व्यक्तिगत शक्ति के बारे में नहीं थी, ये प्रत्येक साम्राज्य की शक्ति और संसाधनों का भी परीक्षण था। इस बीच हुआ कैली का शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन वह चेतन अवस्था में थी, एक अप्राकृतिक गहरी नींद में डूबी हुई थी। कोई भी बाहरी उपचार, चाहे वह कितना भी दिव्य क्यों न हो, उसे जगा नहीं सका। और युनचे उसे वापस लाने के बाद से वह एक बार भी उसके बिस्तर के पास से नहीं हटा। दुनिया के लिए वह भक्ति की प्रतिमूर्ति थे, एक आदर्श पुरुष, एक प्रेमी जो प्रेम में इतना डूबा हुआ था कि उसने अपनी घायल प्रेमिका के साथ रहने के लिए सब कुछ त्याग दिया, अपनी शक्ति से उसे अथक रूप से ठीक किया, एक पल के लिए भी उसे छोड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। युनचे सिर्फ हुआ कैली के आदमी की भूमिका नहीं निभा रहा था, वह उससे बंधा हुआ था। चाहे वह चाहे या न चाहे, वह एक पल के लिए भी दूर नहीं जा सकता था। बाहरी दुनिया उसके बिना चलती थी और उसके पास घटित घटनाओं से जुड़ने का एकमात्र तरीका उसके भाइयों द्वारा दी गई रिपोर्ट थी। तभी अगले मैच की सूची आ गई और जब युनचे ने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लांग वांगचू, पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के युवा स्वामी। जब युनचे ने मैच लाइनअप को देखा और विश्लेषण किया कि कौन किससे मुकाबला करेगा, तो उसने तुरंत पैटर्न को पहचान लिया। पहले राउंड के विजेताओं को अब अन्य विजेताओं के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था, जबकि जो हार गए थे उन्हें हारने वालों के ब्रैकेट में रखा गया था ताकि वे आपस में लड़ सकें। एक एक करके उसने नामों की जांच की, अपने हाथों में मौजूद रिपोर्टों को क्रॉस रेफरेंस किया। उसकी नज़र तेज थी, उसके विचार केंद्रित थे, जब तक कि उसे कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिसने उसके दिल को थाम दिया। उनकी बेटी का नाम गायब था। पहले तो उसे लगा कि यह एक गलती है, शायद कोई चूक हुई हो, लेकिन जियानिक्सी से दोबारा जांच करने और बाद में अपने पिता से पुष्टि करने के बाद सच्चाई स्पष्ट हो गई। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले ने उसे जबरन ये बात स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उसके साथ क्या हो सकता है। एक पल के लिए युनचे का दिल पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के प्रति गर्म हो गया। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अभी भी उसकी रक्षा की, भले ही इसका मतलब टूर्नामेंट से उसका नाम वापस लेना हो। यह मामला सुलझने के बाद उनकी नज़र दूसरे नाम पर गई, शेन वई ज़ेया किंग्युए। उसे उल्लू तितली दिव्य साम्राज्य के दिव्य पुत्र के विरुद्ध खड़ा किया गया था, लेकिन ये बात की बात थी। अब उसे इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक जानी पहचानी उपस्थिति ने कमरे में प्रवेश किया, जिसने उसका ध्यान खींचा। हुआ किंगयंग, कैली कैसी है? उसने अंदर आते ही पूछा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। युनचे ने उसकी ओर मुड़कर एक शांत और आश्वस्त मुस्कान दी। आंटी, कैली की अधिकांश चोटें पहले ही ठीक हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उसे होश में आने में कुछ समय लगेगा, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। फिर अटूट विश्वास के साथ उसने कहा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंटी। हालांकि उस दिन उसकी चोटें गंभीर थीं, मेरी प्रकाश गहन ऊर्जा के साथ कैली पहले से भी अधिक मजबूत होकर ठीक हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज़ स्थिर थी, उसका चेहरा निश्चितता से भरा था। हुआ किंगयंग ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए उसे देखा। उसने जाने से पहले धीरे से स्वीकार किया। युनचे पर उसका भरोसा बहुत पहले से ही अटूट था। फॉक्सी की घटना से लेकर अब तक बार बार उसने साबित कर दिया था कि वह हुआ कैली की कितनी परवाह करता है। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसके प्रति उसके प्यार पर शक करता, कोई नहीं, सिवाय नचे के, क्योंकि वह सच जानता था ये सब तो बस एक मुखौटा था। योजक चिन्ह। एक दिन जब सही समय आएगा, वह मुखौटा उतर जाएगा, और उस दिन सारा प्रेम, चाहे वह रोमांटिक हो, पारिवारिक हो या कुछ और, समाप्त हो जाएगा। उस दिन वे सभी उसके दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल, भले ही यह सिर्फ एक मुखौटा है, वह चाहते थे कि यह थोड़ी देर और टिके। एक क्षणभंगुर क्षण, एक अस्थायी भ्रम। लेकिन जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, एक ठंडी सनसनी ने उसे मूसलाधार बारिश की तरह झकझोर दिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया, उसकी सांसें रुक गईं और उसका चेहरा ठंडा हो गया, ठंडा, निर्दयी, भावहीन। वह ऐसा कैसे सोच सकता है? ये लोग, हुआ कैली, हुआ किंगयंग, हुआ फूचेन, ये सभी उसके दुश्मन थे। उन सभी को, अगर उनमें से एक भी कभी उसके घर की दुनिया में कदम रखता, तो सब कुछ नष्ट हो जाता। उसका अतीत, उसके लोग, वह
सब कुछ जिसकी रक्षा करने की उसने कसम खाई थी सब खत्म हो जाता। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, अपने नाखूनों को अपनी हथेलियों में गड़ा दिया, खुद को वास्तविकता में वापस लाने के लिए मजबूर किया। ये वास्तविक नहीं था, ये कभी वास्तविक नहीं हो सकता। उस अंतिम विचार के साथ युनचे ने गर्मजोशी की हर झलक, हर शेष लगाव, हर झूठी भावना को अपनी आत्मा की गहराई में फेंक दिया, एक ऐसी खाई जहां से कुछ भी कभी वापस नहीं आ सकता था। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले का निवास। इस समय युवा ड्रैगन लॉर्ड लॉन्ग वांगचू अपने कक्ष में इधर उधर घूम रहा था। उसकी भौहें गहरी चिंता से सिकुड़ी हुई थी। उसके विचार उथल पुथल में थे। उसका दिमाग एक ही चीज पर टिका हुआ था, वह नाम जो उसने अभी अभी मैच लिस्ट में देखा था, मेंग जियानेयुआन, एक आदमी जिससे उसकी दोस्ती सिर्फ 1 महीने पहले हुई थी। मुद्दा यह नहीं था कि उसे युद्ध में मेंग जियानेयुआन की ताकत से डर था। नहीं, ये लड़ाई ही नहीं थी जिसने उसे परेशान किया। यह उनकी कमजोर दोस्ती थी जो उन्होंने बनाई थी। अब यह रिश्ता अधर में लटक रहा था। और यह सब हुआ कैली की वजह से हुआ। सभी को असली वजह पता थी कि क्यों एबिसल सम्राट ने दियान जियोजी और हुआ कैली के बीच सगाई को रद्द कर दिया था। यह मेंग जियानेयुआन की वजह से था। उसके लिए उसका प्यार निर्विवाद था, जिसे हर कोई देख सकता था। उसने कभी भी हुआ कैली का साथ नहीं छोड़ा, अपना पूरा समय उसे ठीक करने में बिताया, एक पल के लिए भी दूर जाने से इनकार कर दिया। उस तरह का समर्पण इसने दिलों को छू लिया, इसने सम्मान अर्जित किया। और अब लॉन्ग वांगचू को युद्ध में उसी आदमी का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, वह धीरे से बुदबुदाया, लगातार इधर उधर घूमता रहा, खुद को शांत नहीं कर पाया। तभी अचानक कमरे में एक भव्य उपस्थिति छा गई। ड्रैगन भगवान आ गया था। ड्रैगन लॉर्ड ने निराशा से भरे स्वर में कहा, चुप, पेंटर हॉट डिवाइन रीजेंट अभी भी हमारे उपहारों को अस्वीकार करता है। उद्धरण चिन्ह। अपने सभी प्रयासों के बाद भी वे अपने कबीले के खिलाफ लंबे समय से चली आ रही नाराजगी को शांत करने में विफल रहे। इससे लॉन्ग वांगचू का पहले से ही उदास मूड और भी खराब हो गया। चुआ, ड्रैगन लॉर्ड ने गंभीर भाव से कहा, क्या वाकई ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में तुम सोच सको कि उनका गुस्सा शांत हो जाए, या शायद कुछ ऐसा जो हम मेंग जियानेयुआन को दे सकें? यदि वे मेंग जियानेयुआन के दिल को राहत दे सकें तो शायद देवताओं का क्रोध कम हो जाएगा। लॉन्ग वांगचू ने अपना दिमाग खपाया, अपनी यादों को खंगाला। मेंग जियानेयुआन के साथ उसकी हर बातचीत, हर छोटी बड़ी बात, हर वह चीज जो मदद कर सकती थी। पूर्ण विराम। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। मुझे समझ आ गया, पिताजी, उसने कहा। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। ड्रैगन लॉर्ड की निगाहें तेज हो गईं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। जब मैं पहली बार भाई युआन से मिला था तो ये बहुत हल्का था, लेकिन मैं इसे महसूस कर सकता था। वह हमारे ड्रैगन जाति की विरासत को अपने भीतर समेटे हुए है। अगर हम उसे वह चीज दे दें। ड्रैगन लॉर्ड की आंखें समझ से चमक उठीं। मेंग जियानेयुआन ने अपनी जाति की शक्ति को सहन किया, और जिस चीज का जिक्र उसके बेटे ने किया था उसे ठीक ठीक पता था कि वह क्या थी। आखिरकार ये पैट्रिक ड्रैगन गॉड कबीले का सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था। काफी देर तक वह पक्ष विपक्ष पर विचार करता रहा। फिर अंततः पिता और पुत्र दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे, लाभ जोखिम से कहीं अधिक थे। वे ऐसा करेंगे। एक मंद रोशनी वाले कमरे के अंदर एक युवती ठंडे पत्थर के बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसका शरीर निश्चल था, उसकी सांसें कमजोर थीं। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, एक क्रूर युद्ध के अवशेष जिसने उसे पहचान से परे घायल कर दिया था। उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था, उसके होंठ पीले पड़ गए थे, उसका रंग राख जैसा हो गया था, उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई थी। उसकी आंखें, जो कभी उग्र और उत्साह से भरी थीं, अब धुंधली और खोखली हो गई थी, मानो उनमें सारा प्रकाश समाप्त हो गया हो। मैं कैली को आपकी देखभाल में छोड़ दूंगा, आंटी। एक सम्मानजनक झुकाव के साथ युनचे मुड़ा और उस कमरे से बाहर चला गया जहां हुआ कैली अपनी गहरी नींद में थी। दुर्भाग्य से वह अभी तक नहीं जागी थी और इसलिए उसका मैच स्थगित कर दिया गया था। लेकिन युनचे के पास अब इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसकी अपनी लड़ाई यही थी। युवा ड्रैगन भगवान के खिलाफ उसकी लड़ाई आ गई थी। जैसे ही युनचे घर से बाहर निकला, उसे एक भयानक दृश्य देखने को मिला। जो लोग पहले ही अपने मैच के लिए निकल चुके थे, उनके अलावा बाकी सभी लोग यहाँ थे। उनके पिता, हुआ कैली के पिता, अपने राज्यों के पुरनिये,
वे सभी खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी उपस्थिति भारी थी, उनके हाव भाव अस्पष्ट थे। युनचे ने बोलने से पहले उन पर अपनी नजर घुमाई, उनका स्वर ठंडा और अविचल था। पूर्ण विराम, पिताजी, ससुर जी और वरिष्ठ जन, चलो चलें। पूर्ण विराम। इन शब्दों के साथ वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। बाकी लोग भी उसके पीछे पीछे उस द्वार में घुस गए जो उन्हें युद्ध के मैदान में ले जाएगा। जैसे ही पोर्टल की रोशनी फीकी पड़ी, युचे ने एक बार फिर खुद को भव्य अखाड़े में खड़ा पाया, ठीक उसी स्थान पर जहां उसने पहले लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इस बार माहौल अलग था। वहां सन्नाटा था, मौत जैसा सन्नाटा, और फिर भी उस चुप्पी के नीचे एक तूफान पनप रहा था। फटने के कगार पर खड़े ज्वालामुखी की तरह हवा में तनाव दम घुटने वाला था। वहां मौजूद लोगों का गुस्सा उबलने की हद तक पहुंच गया था। हर कोई इंतजार कर रहा था, देख रहा था, चाहे वह मेंग कोंगचान हो या हुआ फूचेन। वे दोनों पहले से ही जानते थे युचे की जीत अपरिहार्य थी। इस बात का कोई प्रश्न ही नहीं था कि इस लड़ाई में कौन जीतेगा। नहीं, अब हर कोई यही जानना चाहता था। इस प्रकार पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले ने उनके क्रोध को शांत करने की योजना बनाई थी। हुआ कैली को चोट पहुंचाने का मतलब था ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य और स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य दोनों को दुश्मन बनाना। आज वे सभी एकत्र हुए थे, न केवल लड़ाई देखने के लिए, बल्कि ऋण वापसी की मांग करने के लिए भी। युद्ध में चोट लगना स्वाभाविक है, ये बात सभी समझते थे, लेकिन यह ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें जान जोखिम में डाली जाए। हुआ कैली को मौत के कगार पर नहीं धकेला जाना चाहिए था। अब भी, सारी दवाइयों के बाद, सारी दिव्य चिकित्सा के बाद भी, वह अभी तक नहीं जागी है। यह ऐसी बात नहीं थी जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सके। युनचे के मंच पर आते ही पूरा अखाड़ा दमनकारी सन्नाटे से भर गया। उसका हर कदम शांत और सोच समझकर उठाया गया, हजारों पहाड़ों से भी भारी लग रहा था। जब वे पहुंचे तो पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले पहले से ही मौजूद थे। उनके सदस्य अखाड़े के दूसरी तरफ बैठे थे। उनके युवा स्वामी लॉन्ग वांगचू युद्धमंच के केंद्र में खड़े थे। उनकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। तभी यून चे उतरा, एक हल्की, लगभग अगोचर ध्वनि, और फिर भी इसने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों को झकझोर दिया। एक भार, एक उपस्थिति, एक शक्ति जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लांग वांगचू ने एक गहरी सांस ली और फिर अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाकर सम्मानपूर्वक झुक गया। हम फिर मिलेंगे, भाई युआन। उनकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उनके शब्दों के नीचे एक तनाव था, मानो वह इस क्षण की गंभीरता को किसी से भी अधिक समझते हों। ऊपर इस लड़ाई की देखरेख करने वाला रेफरी पहले ही आ चुका था। आश्चर्य की बात यह है कि यह एक बार फिर मुड़ आया था। शायद ये जानबूझकर किया गया था, शायद ये भाग्य था। हुआ कैली और लांग शी के बीच जो कुछ हुआ था, उसके कारण अब अखाड़ा क्षमता से अधिक भर गया था, न केवल सामान्य दर्शकों से, बल्कि प्रत्येक दिव्य साम्राज्य के प्रतिनिधियों से। यहाँ तक कि चारों महायाजक भी अपने सेवकों और सेवकों के साथ गंभीरता से खड़े थे। हालांकि उन्होंने हुआ फूचेन और हुआ किंगियम को लॉन्गशी को मारने से रोक दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उनके दिल में दर्द नहीं था। उन सभी ने हुआ कैली को बड़ा होते देखा था, और उसे इस हालत में देखना एक ऐसा घाव था जिसे कोई भी आसानी से सहन नहीं कर सकता था। लड़ाई को इस हद तक बढ़ने देना उनकी गलती थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि लॉन्गशी इतनी दूर तक जाएगी। उसके रक्तसार को जलाना एक हताश, लापरवाह कार्य जो केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई के लिए था, उसकी ताकत को बलपूर्वक बढ़ाने के लिए एक ऐसा विनाशकारी हमला किया कि हुआ कैली एक ही वार में टूटकर बिखर गई। जैसे ही स्थिति की गंभीरता स्पष्ट हुई, मैच रोक दिया गया। लेकिन तब तक कैली मौत के कगार पर पहुंच चुकी थी। अगर उच्च पुजारियों की शक्ति न होती, जिन्होंने हस्तक्षेप करते ही उसकी चोटों को स्थिर कर दिया होता, तो वह उसी दिन मर जाती। उपलब्ध सबसे शक्तिशाली दवाओं के साथ भी उसे ठीक होने में कई साल लग जाते, अगर उससे भी ज्यादा नहीं। भगवान का शुक्र है कि युनचे के पास प्रकाश गहन ऊर्जा थी। उसकी शक्ति के साथ उसका पूर्ण रूप से स्वस्थ होना केवल समय की बात थी। मैदान में तनाव का माहौल था। युनचे का चेहरा ठंडा था, ठंडा, निर्दयी। उसने लॉन्ग वांगचू पर नजर डाली और फिर पूरे पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले को देखा। जब वह बोला तो उसकी आवाज तीखी बर्फ की तरह थी। लॉन्गशी कहाँ है? स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सवाल में वजन था। लांग वांगचू ने गहरी सांस ली और जवाब देने से पहले खुद को शांत रखा। भाई युआन, लांगशी ने निवास में रहने का फैसला किया है।
चूंकि उसका यहाँ रहना उचित नहीं है। ये सच था। उस दिन के बाद से, जब से उसके पिता लॉन्गशी को ले गए थे, उसने उसे फिर कभी नहीं देखा था। पहले तो उसका गुस्सा इतना भड़क गया था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं थी। लेकिन जब गुस्सा शांत हो गया, मन शांत हो गया, तो उसने कई बार उसे फिर से ढूंढने की कोशिश की लेकिन हर बार उसके पिता ने उसे मना कर दिया। लॉन्गशी बंद दरवाजे के पीछे गायब हो गई थी और यहाँ तक कि उसे युवा स्वामी को भी उससे मिलने की अनुमति नहीं थी। लान वांगचू एक समय लॉन्गशी से प्रेम करता था, गहराई से, लेकिन जब उसने अपना चेहरा खराब कर लिया तो वह लगाव खत्म हो गया, या कम से कम उसने खुद से कहा कि ऐसा हो गया है। भले ही अब उसके मन में उसके लिए कोई भावना न रही हो, लेकिन वह अभी भी कोई ऐसी थी जिसकी वह कभी परवाह करता था, और अंदर ही अंदर वह नहीं चाहता था कि उसे कुछ हो। इसीलिए आज वह वस्तु अपने साथ ले गया था। यदि यह उनके क्रोध को कम कर सके, यदि यह युनचे, हुआफूचेन और पूरे स्वर भंजक दिव्य साम्राज्य के क्रोध को थोड़ा भी कम कर सके, तो यह इसके लायक था। उसके सामने युनचे ने लॉन्ग वांगचू का जवाब सुना। यद्यपि बाहरी तौर पर उसने ठंडे संयमित क्रोध का मुखौटा बनाए रखा, परंतु अंदर ही अंदर उसे राहत महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि ड्रैगन कबीले को अभी भी लॉन्गशी की परवाह थी। अब भी, यहाँ तक कि उसने जो कुछ भी किया था उसके बाद भी। अच्छा, क्योंकि उसे अपनी भूमिका निभानी। योजक चिन्ह, एक क्रोध से भरा हुआ, प्रतिशोध की प्यास से भरा हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर उसने मन ही मन पैट्रिक ड्रैगन देव वंश को धन्यवाद दिया। उनका पहले किया हुआ वादा अभी भी कायम है। जब रसातल ढह जाएगा तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि ड्रैगन कबीला इस आपदा से बच जाए। ऊपर मोरडाई की आवाज तनावपूर्ण युद्ध क्षेत्र में गूंज रही थी। क्या दोनों लड़ाके तैयार हैं? 11। हाँ, आए। युनचे और लॉन्ग वांगचू दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। शुरू करना। इससे पहले कि युनचे कुछ कर पाता, लॉन्ग वांगचू ने अचानक अपना हाथ उठा दिया। पूर्ण विराम। भाई युआन, लड़ाई से पहले मेरे पास आपके लिए कुछ है। पूर्ण विराम। उसकी आवाज स्थिर थी, उसमें महत्व का भार था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपने स्थानिक भंडारण में हाथ डाला, एक छोटी बोतल निकाली और उसे युनचे की ओर फेंक दिया। एक ही सहज गति से युनचे ने उसे हवा में ही पकड़ लिया। कंटेनर की जांच करते समय उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। फिर अपनी उंगलियों के इशारे से उसने कंटेनर खोला। जिस क्षण सील तोड़ी गई, एक प्राचीन भारी आभा हवा में व्याप्त थी। अंतरिक्ष की संरचना कांपने लगी, मानो एक अदृश्य शक्ति पूरे क्षेत्र में फैल गई हो। यह आदिम, असीम, दम घोंटने वाली योजक चिन्ह शक्ति थी, एक ऐसी शक्ति जिसने सबसे घमंडी ड्रैगन को भी चौंक कर आंखें चौड़ी करने पर मजबूर कर दिया। पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले के सदस्यों ने इसे तुरंत पहचान लिया। उनके हाव भाव नाटकीय रूप से बदल गए, कुछ तो अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। यह आभा, ये शक्ति, यह अचूक थी। बुजुर्गों में से एक ने हौंफते हुए कहा, उसकी आवाज कांप रही थी। पैट्रिक ड्रैगन रक्त नहीं, ये है पैट्रिक ड्रैगन भगवान रक्तसार। उद्धरण चिन्ह। दिव्य राज्यों में सामूहिक हंगामा मच गया। उपस्थित देवता, जिन्होंने अनगिनत खजाने देखे थे, जिनके पास अपार शक्ति थी, अपने आश्चर्य को रोक नहीं सके। ये साधारण ड्रैगन का खून नहीं था, इसकी आभा पहले देखी गई किसी चीज से कहीं अधिक सघन और कहीं अधिक शुद्ध थी। ड्रैगन वंश के साधकों के लिए यह एक अथाह खजाना था। पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले की उत्पत्ति का सार, यदि किसी के रक्त वंश के साथ जुड़ जाए तो यह उनकी ड्रैगन शक्ति को तेजी से मजबूत करेगा। कैसे? स्टैंड में से किसी ने चिल्लाकर कहा। उनकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। पैट्रिक ड्रैगन देव कबीले के पास अभी भी इतना शुद्ध और शक्तिशाली रक्तसार कैसे हो सकता है? वास्तव में, जबकि वे पैट्रिक ड्रैगन भगवान कबीले के रूप में जाने जाते थे, उनका खून अनगिनत पीढ़ियों से बहुत पहले ही पतला हो चुका था। उनका भगवान केवल दिव्य सीमा क्षेत्र के शिखर पर था। उसका रक्तसार, हालांकि दुर्जय था, ऐसा कुछ पैदा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था। फिर भी युनचे के हाथ में बोतल, पवित्रता, घनत्व, इसकी मात्र उपस्थिति, ये किसी भी ऐसी चीज से अलग था जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी थी। फिर भी सभी को आश्चर्य हुआ। कृतज्ञता के स्थान पर, उत्साह के स्थान पर, युनचे का चेहरा काला पड़ गया। योजक चिन्ह। अखाड़े में एक ठंडी हवा बह रही थी और ठंडी हवा उसके कांपते शरीर से बाहर की ओर बह रही थी। उसकी पुतलियां, जो कभी स्पष्टता से चमकती थीं, काली हो गईं, अंतहीन अंधकार की खाई, मानो किसी राक्षस ने उसकी आत्मा में अपना रास्ता बना लिया हो।
हवा में एक भयानक दबाव भरा हुआ था, दम्भोटू और पूर्णतया। युआन र उद्धरण चिन्ह स्टैन से मेन कोमचान ने युनचे को देखा। उसकी अभिव्यक्ति हिल गई थी। उसने पहले कभी भी अपने बेटे को इस तरह नहीं देखा था। युनचे का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उत्तेजना से नहीं, बल्कि क्रोध से। एक ऐसा क्रोध जो इतना शुद्ध, इतना भस्म करने वाला था कि हर कोई उसे महसूस कर सकता था। एक जबरदस्त क्रोध, गहरा और असीम, जो उसके भीतर से एक दैवीय आपदा की तरह उठ रहा था। तभी युनचे ने ऐसी आवाज में बात की जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी। क्यों आपके पास ये है? उसके शब्द धीमे और कांपते हुए थे, प्रत्येक शब्द में अथाह शीतलता टपक रही थी। युनचे की स्थिति में असामान्यता को भांपते हुए लॉन वांचू ने सच्चाई से जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाई। युनचे की स्थिति में असामान्यता को भांपते हुए लॉन वांचू ने सच्चाई से जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए हिचकिचाहट दिखाए। पूर्ण विराम। भाई युआन, मेरे पिता के अनुसार ड्रैगन लॉर्ड को ये दुर्घटनावश पता चला। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसकी निगाहों में अनिश्चितता झलक रही थी। पूर्ण विराम। सालों पहले मेरे पिता को पैट्रिक ड्रैगन भगवान रक्तसार की कई बूंदें मिली। उस पल से वह इसे मेरे शरीर को पोषण देने, मेरी रक्त रेखा को जागृत करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके उपयोग कर रहे हैं। जिस क्षण ये शब्द लॉन वांचू के मुंह से निकले, धमाका, नची के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति फूट पड़ी। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था और उसका मन तेजी से दौड़ रहा था। तभी उसकी चेतना में एक आवाज गूंजी, भाई युआन, हमारे पास एक रिपोर्ट है कि लगभग 60 साल पहले ड्रैगन कबीले के युवा स्वामी ने अचानक अपनी सुप्त प्रतिभाओं को जागृत कर लिया और उनकी साधना का स्तर काफी हद तक सुधरने लगा। मेन जियानिक्सी के शब्द 60 साल पहले। अचानक युनचे के दिमाग में सब कुछ क्लिक हो गया। कोई आश्चर्य नहीं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन कबीले ने अपनी बेटी के साथ इतनी अप्राकृतिक देखभाल की। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी सभी गलतियों के बावजूद ड्रैगन लॉर्ड ने उसकी रक्षा की। ये प्रेम से नहीं था, ये परवाह से नहीं था, यह इस कारण था। युनचे की नज़र बोतल के अंदर तैरते खून पर पड़ी। धीरे धीरे गाढ़ा लाल तरल पदार्थ अपने कंटेनर से बाहर निकलकर उसकी हथेली के ऊपर मडरा रहा था। इसके अंदर की मूल आभा बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी थी, लेकिन युनचे के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वह जानता था वह इसे पहचानने में कभी असफल नहीं होगा। ये युनशी का रक्तसार था, उसकी बेटी का खून। युनची के गले से एक गहरी कर्कश ध्वनि निकली। तब उद्धरण चिन्ह ... मरना।